नमस्कार दोस्तों। यूसीसी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ जो टॉपिक लेकर आए हैं वो सामाजिक विज्ञान क्लास 6 सामाजिक विज्ञान क्लास 6 का जो पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट है, पॉलिटिकल साइंस वाला जो अपना पार्ट है, यहाँ से सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट फर्स्ट। इसी टॉपिक के अंदर अपन जो बात करेंगे आज, इसमें अध्याय फर्स्ट जो कि विविधता की समझ, और अध्याय जो थर्ड है सरकार क्या है, इन दोनों बिंदुओं के ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे यहाँ। और ये जो अपनी क्लास है, ये क्लास अभी जो रीट पात्रता है और ग्रेड फर्स्ट सेकंड जो एग्जाम होने वाली है उनके लिए बहुत फायदेमंद क्लास रहेगी, क्योंकि इनमें जो हमने मैटर तैयार किया है वो बिल्कुल वन लाइनर अप्रोच के ऊपर हमने पूरा कंटेंट यहाँ छाट के बढ़िया तरीके से हमने एक्टिव किया है। तो यहाँ से अपन इसकी शुरुआत करेंगे। देखो दोस्तों, ये अपना यहाँ से पहला इसका अध्याय है, और ये अपना अध्याय यहाँ से है विविधता की समझ। विविधता की समझ है इसमें अपना पहला अध्याय है, जिसमें अपना यही चीज बताई गई है कि भारत के अंदर जो यहाँ उत्तरी भारत में जो लद्दाख का अपना क्षेत्र है, और आपके दक्षिणी भारत के अंदर जो केरल है, इन दोनों के अंदर भारत में कितनी विविधता है। तो यहाँ सबसे पहले अपने लद्दाख के बारे में जो यहाँ अपने कंटेंट है, जो बिंदु है, उनकी अपने चर्चाएं करते हैं। देखो, तो सबसे पहले कहा गया है कि छोटा तिब्बत भी कहते हैं, जो लद्दाख है उनको छोटा तिब्बत कहा जाता है। और जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ी में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। जो आपका लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर के पूर्वी भाग में बसा हुआ एक रेगिस्तानी इलाका है, और खेती बहुत कम संभव है। इस क्षेत्र के अंदर खेती बहुत कम संभव है, बारिश बिल्कुल नहीं होती है, और पेड़ पौधों की भी क्या रहती है, कमी रहती है। ये जो सारे अपने जो फैक्ट है, ये आपके इस विविधता की समझ जो आपका चैप्टर है, अध्याय फर्स्ट है, इसकी लाइनें हैं। ऐसे की ऐसे लाइनें यहाँ पूरा कंटेंट बनाया गया है इन्हीं लाइनों से। तो आपको तो इनको बार बार पढ़ना है और अच्छे से इनको नोट करना है। तो इसमें छोटा तिब्बत भी कहते हैं लद्दाख को। जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक क्षेत्र है जो रेगिस्तानी क्षेत्र है। खेती बहुत कम संभव है यहाँ रेगिस्तान में, और बारिश बिल्कुल नहीं होती, और पेड़ पौधे भी यहाँ क्या है, कमी है। अगले यहाँ जो पॉइंट है लद्दाख के बारे में, कि यह क्षेत्र लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। तो बारिश यहाँ होती नहीं है, पेड़ पौधे रहते नहीं है, और यहाँ लंबे समय तक बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र रहता है। और मध्य एशिया से आने वाले जो व्यापारी है वो लद्दाख के रास्ते से ही आए हैं। भाई, मध्य एशिया से जो आने वाले जो सारे व्यापारी लोग हैं वो भी लद्दाख के रास्ते से ही आए हैं, और लद्दाख के रास्ते से ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा है। जो आपका बौद्ध धर्म है, ये बौद्ध धर्म भी लद्दाख के रास्ते से ही तिब्बत पहुंचा है। और यहाँ से बकरी से पश्मीना, लद्दाख के अंदर जो पशुओं के रूप में जो बकरी का पालन किया जाता है, उस बकरी से पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। जो ऊन है वो पश्मीना प्रकार की ऊन प्राप्त होती है, और इस पश्मीना ऊन से शाल का निर्माण किया जाता है। जो सर्दियों में पहनने के लिए जो शाल आती है, उस शाल का निर्माण इस पश्मीना ऊन से किया जाता है। लद्दाख के अंदर यहाँ परिवारों में गाय, बकरी, याक, मतलब पालतू पशु के रूप में अगर बात करें, तो पालतू पशु के अंदर हर परिवारों में यहाँ गाय है, बकरी है, याक है, इनका पालन किया जाता है। और तिब्बत का धर्मगुरु जो केसर सागा है, तिब्बत का धर्म ग्रंथ जो केसर सागा लद्दाख में बहुत प्रचलित है। और इसी जो केसर सागा जो एक धर्म ग्रंथ है यहाँ का, इसी धर्म ग्रंथ के ऊपर
ये जो मुसलमान, ये मुसलमान लिखा हुआ है, और बौद्ध, दोनों धर्मों के द्वारा कुछ नाटक वगैरह खेलने का काम होता है। ये यहाँ लिखा हुआ है खेलना। तो इसी केसर केसर शागा पर मुसलमान मुसलमान व बौद्ध धर्म के लोग नाटक खेलने का काम भी करते हैं। और लद्दाख के लोगों का मुख्य जो भोजन है, ये है यहाँ, ये मक्खन लिखा हुआ है यहाँ, मक्खन, मक्खन और चीज और मांस, ये यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन बताया गया है। मक्खन, चीज और मांस बताया गया है। इसके बाद में आगे जो बात बताई गई है यहाँ विविधता में, तो वो केरल के बारे में कुछ एक फैक्ट बताए गए हैं। केरल जो है वो भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। ये जो आपका केरल है यहाँ, ये केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। और इनके एक तरफ तो क्या है, समुद्र है, और दूसरी तरफ इसके क्या है, पहाड़ियाँ। इनके एक तरफ ये समुद्र है और दूसरी तरफ यहाँ क्या है, इनके पहाड़ियाँ हैं। और मसालों की उपज के लिए प्रसिद्ध है केरल, जहाँ काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि मसालों की यहाँ क्या होती है, उपज होती है। और सर्वप्रथम अरबी व यहूदी व्यापारी केरल आए। जो भारत में केरल में आने वाले जो सर्वप्रथम व्यापारी हैं, उनमें अरबी व्यापारी और यहूदी व्यापारी सबसे पहले केरल आए हैं। इनसे आगे यहाँ बात करें तो ईसा मसीह के जो धर्मदूत संत थॉमस भी लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए हैं। बताए गए हैं कि जो केरल वाला क्षेत्र है, यहाँ ईसा मसीह के जो धर्मदूत हैं, ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस भी लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए हैं। और ईसाई धर्म लाने का जो श्रेय है, यहाँ ईसाई धर्म लाने का जो श्रेय है, वो भी संत थॉमस को ही जाता है। संत थॉमस को ही यहाँ ईसाई धर्म लाने का श्रेय जाता है। और पहला जो पुर्तगाली है जो केरल पहुंचा है, वो पहला पुर्तगाली जो केरल पहुंचने वाला है, वो वास्को डिगामा है। वास्को डिगामा जो कि 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट केरल के कालीकट जो बंदरगाह है, इस केरल के कालीकट बंदरगाह पर सबसे पहले आने वाला जो पुर्तगाली है वो वास्को डिगामा था। और केरल में शामिल जो धर्म है, जो केरल जो एक ऐसा अपना क्षेत्र राज्य है भारत का, जहाँ सभी प्रकार के धर्म शामिल है, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, ये सभी धर्म यहाँ शामिल है केरल में। और केरल क्षेत्र के बारे में जो मुख्य फसल का यहाँ जिक्र किया गया है, उसका चावल है। मुख्य भोजन बताया गया है यहाँ मछली, सब्जी और चावल। केरल क्षेत्र का मुख्य फसल चावल, मुख्य भोजन मछली, सब्जी और चावल। मुख्य त्योहार यहाँ केरल का मुख्य जो त्योहार है वो ओणम है। केरल का जो मुख्य त्योहार है वो ओणम त्योहार है। और ओणम त्योहार के ऊपर जो विशेष प्रकार का जो एक आकर्षण यहाँ का बिंदु है, वो है नाव की प्रतियोगिता। नाव प्रतियोगिता इस केरल में जो मुख्य त्योहार ओणम है, इस ओणम का मुख्य आकर्षण बिंदु है, नाव प्रतियोगिता की जाती है यहाँ। तो इसे जो आपका पहला चैप्टर था बच्चों, इस पहले चैप्टर के अंदर आपके कुछ ये विशेष तथ्य थे। और इनमें जो आगे जो है वो है भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी। इसी चैप्टर के अंदर आपका एक ऐसा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। और अनेकता में एकता का विचार भी देने वाले कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। अनेकता में एकता का विचार देने वाले हैं वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इसके बाद में अपन यहाँ से एक और चैप्टर की बात करते हैं, जिसमें अगला अपना चैप्टर होगा जो इसी बुक का अपना अगला चैप्टर है, अध्याय 3 है, जो चैप्टर है सरकार क्या है। देखो हमने पहला चैप्टर पढ़ा है,
पहले चैप्टर के अंदर अगर आप इन सभी फैक्ट को अगर आप नोट करते हो तो आपको बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बुक पढ़ोगे, बुक के अंदर बहुत ज्यादा थ्योरी है, उन्हीं सब पूरी थ्योरी में से आपके लिए ये जो महत्वपूर्ण कंटेंट है, ये महत्वपूर्ण कंटेंट यहाँ छाटकर ये नोट्स तैयार किए गए हैं। अगला जो एक चैप्टर है उसी की अपन जो बात करते हैं वो है सरकार क्या है। इसी बुक का अध्याय 3 है, सरकार क्या है। तो यहाँ सरकार क्या है इस टॉपिक के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। तो सरकार क्या है, देखो सरकार की आवश्यकता की बात करते हैं सबसे पहले कि सरकार की आवश्यकता क्या है। देखो सरकार की आवश्यकता की अपन बात करें तो देश में विभिन्न निर्णय लेना और देश में सभी प्रकार के काम करना, कानून बनाना, ये सारा का सारा काम जो होता है वो किसका होता है, सरकार का होता है। सारा काम होता है वो सरकार। ये जो कंटेंट है ये इसी क्लास 6 की जो चैप्टर नंबर 3 सरकार क्या है, इसी बुक की लाइनें हैं, उन्हीं में से ये छांट के बनाया गया मसाला है। इसीलिए थोड़ा कम मसाला है, पर्याप्त है, लेकिन ये रीट पात्रता के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट रहेगा। अब यहां से अपन बात करते हैं कि सरकार का कार्य। देखो सरकार के कार्य क्या होते हैं अपने लिए। सरकार का काम है देश के लिए कानून बनाना। देश के लिए कानून बनाना सरकार का काम है। प्राकृतिक आपदाओं से देश की रक्षा करना सरकार का काम हुआ करता है। देश की सीमाओं की सुरक्षा करना सरकार का काम होता है। और दूसरे देशों से शांतिपूर्वक संबंध बनाए रखना भी यहाँ सरकार का काम होता है। ठीक है। यहाँ अपन अगर बात करें, यहाँ अपन बात करें सरकार की, सरकार सरकार के अगर अंगों की बात करें तो सरकार के जो अंग हैं वो सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, जिन 3 अंगों के अंदर एक सरकार का अंग होता है कार्यपालिका, एक होता है सरकार का अंग व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका, और एक जो सरकार का अंग है वो होता है न्यायपालिका। इस प्रकार से जो सरकार है इसके 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका होता है, व्यवस्थापिका होता है और न्यायपालिका होता है। ये सरकार के 3 अंग हुआ करते हैं। और सरकार का अगर कभी चतुर्थ अंग पूछ लिया जाए, सरकार का कभी चतुर्थ अंग पूछ लिया जाए या चतुर्थ स्तंभ बोल दिया जाए तो वो कहते हैं मीडिया को। सरकार का चतुर्थ अंग या चतुर्थ स्तंभ है वो प्रेस, मीडिया को कहा जाता है सरकार का चतुर्थ अंग। यहां से अपन आगे बात करते हैं। तो अभी हमने जो बात की है वो सरकार के इन्हीं अंगों की ही बात की है कि सरकार के ये 3 अंग हैं। जिन 3 अंगों के अंदर, जिन 3 अंगों के अंदर जैसे कि आपने लिखा व्यवस्थापिका, तो सरकार के 3 अंगों के अंदर जो एक अंग व्यवस्थापिका होता है, इस व्यवस्थापिका का देश के लिए मुख्य काम ही कानून का निर्माण करना है। देश के लिए कानून, देश के लिए कानून का निर्माण करना होता है व्यवस्थापिका का मुख्य काम। और देश में जो कानून का निर्माण है वो देश की संसद द्वारा किया जाता है। देश की जो पार्लियामेंट है वो संसद है। देश की पार्लियामेंट मीन्स संसद के द्वारा देश में कानून का निर्माण होता है। अब ये संसद है, इस संसद के भी 3 अंग माने गए हैं। जो संसद है इस संसद के भी 3 अंग माने गए हैं। और संसद के जो 3 अंग हैं वो संसद के 3 अंग होते हैं राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। तीसरा है राष्ट्रपति। ये संसद के अंग हैं। तो भारत में आपने कहा कि जो व्यवस्थापिका एक सरकार का जो बहुत महत्वपूर्ण अंग है जिसका काम देश के लिए कानून का निर्माण करना है, और देश में कानून का निर्माण किया करती है संसद। मतलब देश में व्यवस्थापिका को आप क्या कहते हो, संसद कहते हो, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंदर किया गया है। राज्यसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है, और राष्ट्रपति का उल्लेख, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है।
तो यहाँ से जो संसद कानून का निर्माण करती है कि जब कोई प्रस्ताव इन दोनों सदनों से पारित हो जाता है, कोई प्रस्ताव दोनों सदनों से पारित होता है, तो उसको अपन कहा करते हैं कि संसद के द्वारा विधेयक पारित कर दिया गया है, संसद में बिल पारित हो चुका है। और इस विधेयक के ऊपर, ये विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति इस विधेयक के ऊपर अपनी अनुमति दे देता है, तो यही विधेयक देश में कानून का रूप ले लेता है। यही विधेयक है जो देश में कानून का रूप ले लेता है। और इस व्यवस्थापिका के अलावा दूसरे सरकार के अंग की बात करें तो कार्यपालिका है। दूसरे यहाँ से अंग की बात करें तो वो होता है क्या? कार्यपालिका। वो होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका की बात करें तो जो कानून व्यवस्थापिका के द्वारा निर्मित किया गया है, उसी कानून को देश में लागू करना, देश में लागू करना, ये जो काम है वो कार्यपालिका का है। और देश की कार्यपालिका के अंदर आप शामिल किनको करोगे? तो देश के राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति हैं, देश के उपराष्ट्रपति हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। भारत की संघीय मंत्री परिषद है, संघीय मंत्री परिषद है और महान्यायवादी है। इन सबको आप कहोगे कार्यपालिका, इन सबको कार्यपालिका कहोगे। और कार्यपालिका के द्वारा ही देश में कानून का लागू किया जाता है, देश में कानून को लागू किया जाता है। जिनमें आपने अभी देखा कि राष्ट्रपति का उल्लेख 52 में है, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा 63 के अनुसार, प्रधानमंत्री होगा अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख है, संघीय मंत्री परिषद के गठन का अनुच्छेद 74 में उल्लेख है और महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, उसका उल्लेख भी अनुच्छेद 76 में है। इनके अलावा जो सरकार का तीसरा जो अंग है, सरकार का जो तीसरा अंग है, वो तीसरा अंग कहते हो आप क्या है? न्यायपालिका। सरकार का तीसरा अंग जो है वो न्यायपालिका होता है। और न्यायपालिका का काम है कि कार्यपालिका के द्वारा जो कानून क्रियान्वित किया गया है, देश के लिए जो कानून लागू किया गया है, उस कानून की जांच करना, उस कानून की जांच करना, उस कानून की समीक्षा करना, उस कानून की जांच या समीक्षा करना, ये काम होता है देश की न्यायपालिका का। और देश की न्यायपालिका का मीन्स हो गया देश का सुप्रीम कोर्ट। देश का सुप्रीम कोर्ट हो गया देश का सर्वोच्च, देश का सर्वोच्च न्यायालय हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो इस प्रकार से ये सरकार के जो अंग है वो 3 अंग है। चतुर्थ अंग हमने देखा, चतुर्थ अंग मीडिया या प्रेस को कहा जाता है, चतुर्थ अंग मीडिया या प्रेस को कहा जाता है। आगे इसमें बात करते हैं। और अगला यहाँ से इस चैप्टर के अंदर जो फैक्ट बता रखा है वो बता रखा है कि सरकार कितने स्तर के ऊपर काम करती है। सरकार जो है वो सरकार कितने स्तर पर काम करती है, इसमें अगला पॉइंट ये है। तो यहाँ कहा गया कि सरकार 3 स्तर के ऊपर काम करती है। जैसा कि एक होता है आपका स्थानीय स्तर के ऊपर सरकार का काम करना, एक राज्य स्तर के ऊपर काम करना और एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर काम करना। एक राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और स्थानीय स्तर, ये 3 स्तर इस बुक के माध्यम से आपको बताए गए हैं। जिनमें जैसे आप कहते हैं हम कि केंद्र सरकार बोलते हैं और राज्य सरकार बोलते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार बोलते हैं। उन्हीं के साथ जो आपका पंचायती राज जो स्थापित किया गया है भारत के अंदर, जो 73वां और 74वें संविधान संशोधन के तहत भारत के अंदर स्थानीय स्वशासन पंचायती राज को जो संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है, भारत में शासन का एक विकेंद्रीकरण स्थापित हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत के अंदर पंचायती राज की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो आप कहोगे भारत में शासन का क्या करना? विकेंद्रीकरण करना। भारत के अंदर जो पावर है उसको अलग अलग पदों के अंदर बांटना ही क्या है?
आपका शासन का विकेंद्रीकरण है। तो यहाँ स्थानीय स्तर पे सरकार को बताया गया है, एक राज्य स्तर पर बताया गया है और एक राष्ट्रीय स्तर पर बताया गया है। जैसा कि आप जनरली ऐसा पढ़ते हो कि संविधान की 7वीं जो अनुसूची है, संविधान की 7वीं जो अनुसूची है, इस 7वीं अनुसूची में जो बात की गई है वो किया गया है शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन, शक्ति विभाजन मतलब यहां से कानून निर्माण के रूप में शक्तियों का विभाजन हुआ है। कानून निर्माण के रूप में शक्तियों का विभाजन हुआ है और वो 3 रूप में हुआ है, जिसमें आप पढ़ा करते हैं एक संघ सूची, दूसरा पढ़ा करते हो राज्य सूची और तीसरा एक आप पढ़ते हो वो है समवर्ती सूची। इस प्रकार आप 3 सूचियां पढ़ते हो कि संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। कि राज्य सूची के विषय के ऊपर जो कानून निर्माण का काम है, राज्य सूची के विषय पे जो कानून निर्माण का काम है वो केंद्र सरकार करती है। राज्य सूची के विषय के ऊपर राज्य सरकार करती है और समवर्ती सूची के ऊपर केंद्र और राज्य दोनों का काम होता है। लेकिन यहाँ पर अंतिम जो डिसीजन है समवर्ती सूची पे वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। अगर कोई ऐसा विषय है वो तीनों ही सूचियों में शामिल नहीं है, उसके लिए एक संविधान में अवशिष्ट सूची का उल्लेख भी है, अवशिष्ट सूची। और ये जो अवशिष्ट सूची है, इस अवशिष्ट सूची के ऊपर भी कानून का जो निर्माण है वो केंद्र सरकार के द्वारा होता है। और इस अवशिष्ट सूची का वैसे जो उल्लेख किया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 248 में किया गया है। और इन जो तीनों सूचियों का उल्लेख बताया गया है, इन तीनों सूचियों का जो बंटवारा हुआ है, इसका जो जिक्र है वो संविधान के अनुच्छेद 246 में किया गया है। तीनों सूचियों का जो बंटवारा है वो संविधान के अनुच्छेद 246 में किया गया है और अवशिष्ट सूची का 248 में किया गया है। तो ये जो सूचियां जो बांटी गई है ये कानून निर्माण के आधार पर ही है कि राज्य सरकार को अलग है और संघ सरकार को अलग है। तो इसी प्रकार इस बुक में जो दिया गया है सरकार के स्तर, वो 3 स्तर बताए गए हैं इस बुक में। और वो आपके बताए गए हैं वो कौन से बताए हैं यहाँ, एक तो बता दिया राष्ट्रीय केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार और एक स्थानीय सरकार के रूप में कहा गया है। और यहाँ जो सरकार के प्रकार का जो जिक्र किया गया है, यहाँ तो सरकार के प्रकार का देखो किस प्रकार जिक्र हुआ है। वो यहाँ बात की गई है कि एक तो होती है लोकतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, और एक होती है राजतंत्रीय सरकार। लोकतांत्रिक सरकार जिनको प्रतिनिधि सरकार भी कहते हैं, कि यहाँ प्रतिनिधि को जनता के द्वारा चुना जाता है, मतलब जिनको आप लोगों द्वारा निर्मित सरकार कहते हैं। यहाँ जो सरकार है वो जनता बनाती है, लोग सरकार बनाते हैं। और राजतंत्री में क्या है कि राजा रानी के पास निर्णय लेने व सरकार चलाने का जो सारा पावर है वो राजतंत्री में क्या होता है, राजा और रानी के पास होता है। राजतंत्रीय सरकार से मतलब सीधा सा ये हो गया कि यह वंशानुगत सरकार है। राजतंत्रीय यहाँ सरकार से तात्पर्य यही हो गया, राजतंत्रीय से, ये जो सरकार है ये वंशानुगत होती है, ये वंशानुगत सरकार होती है। और जो लोकतांत्रिक सरकार है ये जनता द्वारा चुनी जाती, ये जनता द्वारा निर्वाचित सरकार है। तो भारत के अंदर जो अपनी सरकार है वो भारत के अंदर लोकतांत्रिक सरकार है। भारतीय संविधान में किसी प्रकार कोई राजतंत्र का उल्लेख नहीं है, भारत में लोकतंत्र है और भारत गणतंत्र है, लोकतंत्र है और गणतंत्र है। देखो यहां से अगर अपन लोकतंत्र की जिक्र करें, लोकतंत्र, तो लोकतंत्र जो है, ये लोकतंत्र भी देखो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र से तात्पर्य क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र से कि वह देश जहां कानून निर्माण में भी जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी हो,
अगर देश के संविधान में कोई संशोधन किया जा रहा है तो संशोधन किया जाए तब भी जनता से जनमत संग्रह करवाया जाए, वोटिंग करवाई जाए जनता से, वो तो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और जहां जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि है, उन प्रतिनिधियों के द्वारा ही देश में कानून का निर्माण किया जाए। संविधान में किसी प्रकार का संशोधन करना है तो उन्हीं के बहुमत से किया जाएगा, वो होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो अपने भारत देश की बात करें तो भारत देश के अंदर तो ऐसा है नहीं कि भारत देश के संविधान में संशोधन किया जा रहा है और जनता से राय लेते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। भारत के अंदर केवल सरकार बनाने का काम प्रत्यक्ष है, वो जनता सरकार बनाती है। लेकिन अब सरकार को करना क्या है, वो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही ऐसा काम करते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। भारत के अंदर जो लोकतंत्र है अपने, वो कैसा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष है। क्योंकि भारत के अंदर अप्रत्यक्ष का मतलब हमने लोकसभा के अंदर सांसदों को चुना है, हमने लोकसभा के अंदर सांसदों को तो प्रत्यक्ष चुन दिया, हमने विधानसभा के अंदर भी हमने विधायकों को प्रत्यक्ष चुन दिया, विधायकों को भी प्रत्यक्ष चुना है। लेकिन कानून निर्माण के अंदर जो भागीदारी है वो हमारी इनडायरेक्ट हो गई, यहाँ से डायरेक्ट नहीं है। क्योंकि कानून निर्माण के अंदर जो भागीदार होंगे वो यहाँ से लोकसभा के सांसद होंगे और विधानसभा के यहाँ विधायक रहेंगे अपने। इस प्रकार जो हमारी भागीदारी है वो अप्रत्यक्ष है। इसलिए भारत के अंदर जो लोकतंत्र है वो कैसा है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यहाँ तक ये जरूर है कि विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र देश जरूर भारत है, लेकिन है ये अप्रत्यक्ष। अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करूं मैं, तो विश्व के अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र कह सकते हो। यहां से तो स्विट्जरलैंड है, इसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और विश्व के अंदर लोकतंत्र या प्रजातंत्र का घर है, लोकतंत्र या प्रजातंत्र का जो घर है, ये भी स्विट्जरलैंड को कहते हैं। तो स्विट्जरलैंड है, इसको प्रजातंत्र का या लोकतंत्र का घर कहते हैं। और वो घर या लोकतंत्र प्रजातंत्र का घर या लोकतंत्र का घर कहने के पीछे यही बात है कि यहाँ के संविधान में जब भी अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो यहाँ की जनता से जनमत संग्रह करवाया जाता है। अपने भारत का है, अप्रत्यक्ष है। एक देखो इनसे मिलता जुलता एक शब्द और भी होता है, वो होता है गणतंत्र। भाई अपना जो देश है वो गणतंत्र देश भी है। और अपन प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र के पीछे जो अपने 26 जनवरी को ही गणतंत्र क्यों मनाते हैं, इसके पीछे जो अपना मुद्दा है, मामला है, वो पहली बात तो है कि गणतंत्र आप कहोगे किसे। गणतंत्र गणतंत्र का मतलब है कि वह देश जहां का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता हो। वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता हो। भाई वंशानुगत हुआ, इसका मतलब तो वो क्या है, इसका मतलब तो वो राजतंत्र हो गया। लेकिन वहां तो राष्ट्राध्यक्ष मीन्स भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो राष्ट्रपति कहलाता है। और अपने देश में राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है। देश का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति कहलाया और इसका निर्वाचन होता है, इसलिए अपना भारत क्या है, गणतंत्र। बात रही 26 जनवरी की, तो संविधान सभा की देखो अंतिम जो बैठक हुई है वो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, जो 166वीं बैठक हुई थी संविधान सभा की। इसी अंतिम बैठक के अंदर जो आपके संविधान सभा के सदस्य हैं, इन संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा देश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का राष्ट्रपति निर्वाचित किया था। देश का राष्ट्रपति निर्वाचित किया, जिन्होंने जो सर्वप्रथम शपथ ग्रहण की थी वो 26 जनवरी 1950 को इन्होंने सबसे पहले यहाँ राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। इसी कारण अपन 26 जनवरी को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो भारतीय संविधान की जो विशेषता है वो लोकतंत्र और गणतंत्र ये दोनों है।
आगे अपन इस टॉपिक की ओर बात करते हैं। तो इसी टॉपिक के अंदर देखो एक इस प्रकाशन की बात की गई है कि यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया। सीधा सा फैक्ट है, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। यहीं पे एक और बात की गई है, सफरेज मूवमेंट। सफरेज मूवमेंट की बात की गई है और सफरेज मूवमेंट का यहाँ जो सीधा अर्थ बताया गया है, वोट देने का अधिकार। वोट देने के अधिकार से सफरेज मूवमेंट का यहाँ अर्थ बताया है। और इसमें पहले विश्व युद्ध में महिला मताधिकार ने जोर पकड़ा था, उसी बात को यहाँ सफरेज मूवमेंट कहते हैं कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो उसमें हर एक काम महिलाओं के द्वारा किया गया था। हर एक काम महिलाओं के द्वारा किया गया, तो महिलाओं ने हर एक काम के अंदर भागीदारी ली। तो बोला कि महिलाओं ने अगर हर एक काम, पुरुषों का हर एक काम महिला कर सकती है, तो उनको वोट देने का अधिकार क्यों नहीं है। इसी के कारण से ये यहाँ से ये जो आंदोलन है ये उठाया गया था, सफरेज मूवमेंट, जो वोट देने का अधिकार है। और पहले विश्व युद्ध में महिला मताधिकार ने यहाँ जोर पकड़ा था, उसी को सफरेज मूवमेंट कहा गया है। और अमेरिका में औरतों को जो वोट देने का जो अधिकार है वो 1920 में प्राप्त हुआ। और इंग्लैंड के अंदर ये जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार है ये 1928 में प्राप्त हुआ है। और तेलंगाना देखो भारत का राज्य जो बना है वो 2 जून 2014 को 29वां राज्य, और अभी 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू व कश्मीर दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बटा है, जिसमें जम्मू और कश्मीर है और लद्दाख है। कि जो जम्मू कश्मीर राज्य था वो अलग दो केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर बढ़ गया है, इसमें एक तो जम्मू और कश्मीर हो गया और दूसरा हो गया आपका लद्दाख। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ हमने कक्षा 6 के 2 चैप्टरों की आज बात की है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इनके अगले चैप्टर लाएंगे और इसी प्रकार अपने पूरी जो एनसीईआरटी की जो बुक्स है कक्षा 6 से लेकर 10 तक की, उन सभी का कंटेंट आपको इस यूसीसी एजुकेशन हब के माध्यम से आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अधिक से अधिक इस चैनल को आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद दोस्तों।